हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द एक्सलेंस हैकिंग चैनल। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक सी का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले थे और आई एम वेरी सॉरी कि इस सीरीज को लाने में थोड़ा ज़्यादा विलम्ब हो गया। ठीक है, रीज़न हम लोग अपने अपने कुछ कॉलेज वर्क और कुछ दूसरे अपने पर्सनल वर्क की वजह से इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट आज से हम लोग इस चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है ये क्या होता है और कैसे हम इस चीज़ के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस पूरे सीरीज में देखने वाले हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर ये सी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्या है। मैंने वैसे पिछले वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, बट फिर भी हम इसमें थोड़ा उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर, तो ये जो सी है वो किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था। तो ये एक डेनिस रिचर्ड जिन्होंने इस सी प्रोग्राम लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है, और कहा इसमें लिखा हुआ कि फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर और कर्नल। इन्होंने इस लैंग्वेज का इन्वेंट बस इसलिए किया था कि इन्हें कोई भी हार्डवेयर, एक जो हार्डवेयर होता है हमारे पास, उसको डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट करवाते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अगर हमको एक कीबोर्ड है और वो अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड हमको डालना है जो हमारा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है, तो आपके जो इंजीनियर होते हैं डायरेक्ट क्या बोलते होंगे कि इसका ड्राइवर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उस कीबोर्ड को दिया गया है, जो लिख करके उसमें इनबिल्ट लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए वो मैच नहीं कर रहा है। वो परफेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ड्राइवर के लैंग्वेज को रीड नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे ड्राइवर का रोल क्या होता है कि एक हार्डवेयर को इंटरेक्ट करवाता है सॉफ्टवेयर लेवल पे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। एक दूसरा पॉइंट है कि this is you can say that C programming language is considered as the base of other programming language. That is why it is known as mother language. आप लोग जब प्रोग्रामिंग सेक्टर में आइएगा तो आप लोग बहुत सारी लैंग्वेज को पढ़िएगा, बिकॉज अभी इस करंट इरा में बहुत सारे एडवांस लैंग्वेज आ गए हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट उसके लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं और हम उन सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, जो हम लोग को अचीव करने में इन सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अब के समय में जो एडवांस लैंग्वेज आ गए हैं वो कम समय में हमें और ज़्यादा फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसके एग्जिस्टेंस खत्म होते जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉन एज द मदर लैंग्वेज। आपको अगर सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा समझ सकते हैं कि आपको इस दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन सारी चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड, हम कह सकते हैं कि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक मदर लैंग्वेज है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी एक मदर लैंग्वेज है। हम इनको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब आप दूसरे लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसमें एक दूसरा टर्म आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट एज ए क्लास एज ए ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करके अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। तो वो काम हम क्लास या ऑब्जेक्ट बनाने का काम हम सी में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको करने के लिए, सेम चीज को करने के लिए हमको पूरे एक प्रोसीजर के साथ उसको कंप्लीट करना होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका जो सी लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। इसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है कि हम कहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, हम कहाँ पे किसी वेरिएबल को डालेंगे, किसी भी लूप को कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्ड है। हर एक चीज़ का जैसे हम फंक्शनलिटी चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना पड़ता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। लास्ट पॉइंट है हमारा मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम लोग मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो ये एज ए लो लेवल और एज ए हाई लेवल दोनों काम करता है। जैसे अगर हम किसी भी डिवाइस के लिए उसका ड्राइवर बनाते हैं, उसका कर्नल बनाते हैं, तो वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे मशीन से इंटरेक्शन होता है।
ठीक है। जब आप लोग पढ़िएगा मशीन लैंग्वेज के बारे में तो वहाँ पे आपको एक असेंबली लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से ये जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी बिहेव करता है, और हम इसका यूज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं। तो इसलिए चूंकि ये दोनों लो और हाई दोनों है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। आफ्टर देन हम लोग वी विल कंसिडर अपॉन सम हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डीपली देखेंगे नहीं, ये बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको डाला है यहाँ पे कि सी प्रोग्राम के बनने से पहले कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, किन किन स्टेजों से गुजरा। सी प्रोग्रामिंग से भी पहले कौन कौन से लैंग्वेजेस थे जो अभी उतने ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है। तो आप इन सारे टेबल को एक बार कंसिडर कर लीजिएगा। After then we will consider upon the next things that is very important. That one is the features of C language. फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज कि हम जो सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर्स है कि ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है, एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको इसमें कोई भी हाई लेवल की चीजें आपको डायरेक्ट सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोर्टेबल, ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड है मिड लेवल, जो मैंने अभी बताया कि एक लो लेवल और एक हाई लेवल के अकॉर्डिंग भी काम दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर्ड, ये हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। उसके बाद एक रिच लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाता है हमारा सी लैंग्वेज। जब हम लोग सी में प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे तो उस समय क्लियर होगा कि लाइब्रेरी का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको सी में पहले से दी जाएगी और उसका यूज करके हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को एक नॉर्मल वे में अचीव कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि वो एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि हमारा जैसे नॉर्मल लाइब्रेरी है तो उसमें बहुत सारे पहले से ही किताब रखी होती है, उसमें पहले से ही हर एक चीज की नॉलेज हमारे लाइब्रेरी में होती है, बस हमको उसको जा करके क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। तो सेम इन दिस मैनर हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें रिच लाइब्रेरी का मतलब है कि ये प्री डिफाइंड बहुत सारी फंक्शनलिटी है जो इसमें डिफाइंड होती है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम में। उसके बाद हमारा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेस्ट फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट। हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे एलॉक मेलॉक पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है फास्ट स्पीड, चूंकि इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों होता है। पहले हमको सी लैंग्वेज को हमको कंपाइल करना पड़ता है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा वो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस या कह सकते हैं प्री डिफाइंड एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, इसकी लोडिंग भी थोड़ा ईजियर लेसर होती है दूसरे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और ये फास्टर होती है इस वजह से। उसके बाद हमने एक पॉइंटर, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट का जब मैं बताया तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का। पॉइंटर क्या है, तो डायनेमिकली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेमोरीज में डायरेक्ट जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम डायरेक्ट मेमोरी से डायनेमिकली कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों के एक नया कॉन्सेप्ट आएगा मेलॉक कैलॉक, और इनके यूज करके हम डायरेक्ट किसी भी जगह पे अपना मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज अब मान चलिए कि हम लोग अभी क्या करेंगे कि एक कंटेनर है लिए, जब अभी हम वेरिएबल देखने वाले उसमें हम देखने वाले हैं कि एक वेरिएबल है, उसका हम लोग साइज पहले से फिक्स कर देते हैं, तो फिर हम अगर बाद में बढ़ाना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे उस पॉइंटर में आने वाले हैं। उसके बाद हमारा आना है रिकर्शन। रिकर्शन मीन्स कह सकते हैं कि एक कोई फंक्शन है और उसके अंदर फिर एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसको बार बार रिकॉल करना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक यूज कर सकते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है रिकर्शन। उसके बाद होता है एक्सटेंशन। हम इसको एक्सटेंशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजीली नए नए फीचर्स को अडॉप्ट कर सकता है। हमारा जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो विभिन्न तरह के नए नए फीचर्स को आसानी से अडॉप्ट कर लेता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, फीचर्स थे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो हम लोग के स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि ये क्या है। हमारा फर्स्ट सी में प्रोग्राम जब हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। तो जब से सबसे पहला लाइन जो है हमारा वो लिखा हुआ क्या है, include stdio.h। अब ये stdio.h क्या है,
ये इंक्लूड क्या है, तो इन सारी चीज को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका तो इंक्लूड का मतलब आप नॉर्मल समझ सकते हैं क्या, कि इंक्लूड करना, हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये हमारा stdio.h है। तो ये क्या होता है, तो आप लोग अब थोड़ा नीचे यहाँ देखिए, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जब हम सी का प्रोग्राम करेंगे तो सी का जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होगा, उसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी होगा, उन सारे चीज को हम यहाँ पे ला रहे हैं, इंक्लूड कर, जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद दूसरा लाइन हमारा लिखा हुआ है इंट मेन। इंट मेन, इंट कहा, इंट हम कह सकते हैं यह एक इंटीजर है। ये क्या है, एक इंटीजर है, जहाँ पे हमने इसमें लिखा है कि इंटीजर, हम एक इंटीजर नाम का वो लेते हैं, कह सकते हैं कि एक मेन फंक्शन है हमारा इंटीजर का, और उसके अंदर हमने क्या किया है, ये प्रिंट किया है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ये मेन, ये मेन आखिर क्या है, तो आप इसको हम गेटवे ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिखा है कि सी फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन द सी, यानी कि हमारा जो सी प्रोग्राम में एंट्री होगा, जब भी हम कोई भी चीज लिखना चाहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमका जो भी सबसे मेन चीज है इसमें, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर करने के लिए, वो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, ये मेन। हम मेन के अंदर ही उन सारी चीज को लिखेंगे जो हमको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक कमांड है प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ क्या करेगा, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी लिखे होंगे वो प्रिंट कर देगा। तो एक याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, कि ये जो हमारा दिख रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हेलो सी लैंग्वेज, या हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लोग यूज करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसका एक क्या कॉन्सेप्ट है कि हेलो वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम पहली बार हैं, तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है हेलो सी लैंग्वेज। उसके बाद हमारा रिटर्न जीरो, लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, रिटर्न जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन स्टेटस टू द ओएस। जीरो वैल्यू इज यूज्ड फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन एंड वन फॉर अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। यहाँ पे जीरो, हमको जो है ना, ये डायरेक्टली जीरो रिटर्न करने का मतलब है कि हम यहाँ तक एग्जीक्यूट करके हम चाहते हैं कि ये क्या हो, डायरेक्ट ओएस पे आ जाए, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो हमको लास्ट में दिखा दे। जिसका मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जीरो की जगह पे वन अगर डाल देंगे तो वो क्या होगा, अनसक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे सी लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे वेरिएबल का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि वेरिएबल आखिर क्या होता है। वेरिएबल मीन्स एक छोटा सा कंटेनर, आप नॉर्मली बोल सकते हैं एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि इंट एज इज इक्वल टू 20। अब इसमें क्या है कि ये इंट जो है हमारा क्या है, मैंने पहले भी बताया इंटीजर है। जो इंट क्या है, एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर जो है क्या है, इंट्स के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें ये जो हमारा एज नाम का वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो हमने एक नाम डिफाइन किया है कि एज के अंदर इंटीजर तरह के डाटा होंगे, उसमें जो डाटा होंगे उसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, एज, और उसके अंदर उसका क्या होगा, वैल्यू होगा एक, जो हमने 20 डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब ये रिजर्व कर देगा, अब रैम में जो है ये जगह जो है क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा एज के नाम पे, और उस एज के अंदर उसका वैल्यू कितना असाइन होगा, 20 असाइन हो जाएगा। तो यही वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें और कुछ बड़ी चीजें नहीं है। वेरिएबल मतलब सीधा समझिए कि एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर का डाटा टाइप डिफाइन करेंगे और उसका वैल्यू फिक्स कर देंगे। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा आता है एक छोटा सा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप देखेंगे थोड़ा, कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इंट ए। ये इंट ए क्या है, तो मैंने एक इंट ए नाम का वेरिएबल लिया है, और उस वेरिएबल में हमने डिफाइन किया कि सारा डाटा किस तरह का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सारा डाटा के ना कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसी तरह से मैंने एक दूसरा लिया फ्लोट। फ्लोट जो होता है डेसिमल के लिए यूज किया जाता है। जब आप लोग डेसिमल
लाना चाहो टू, जैसे कि 2.5 हमको अगर लिखना है, 2.5 लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट। और वो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लोट बी, यानी कि बी क्या है हमारा, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डाटा टाइप क्या रखा है, फ्लोट रखा है। इसके एफ बी के अंदर जो भी स्टोर होगा वो डेसिमल में होगा। उसका ये कैर, कैर मीन्स कैरेक्टर, ये क्या है, कैरेक्टर। इसके अंदर हम कोई भी कैरेक्टर जो होता है अल्फाबेटिक कैरेक्टर, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी सी क्या है, एक वेरिएबल है, और कैर क्या है, हमारा डाटा टाइप है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, इसी तरह से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं इसको, कि कैसे कोई एक वेरिएबल लेंगे, कैसे उसका डाटा टाइप डिफाइन करेंगे, और कुछ कैसे उसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। तो जैसे मैंने सेम चीज में अगर हम यहाँ पे देखें, तो इंटीजर ए के अंदर हमने क्या किया है, एक 10 असाइन किया है, बी के अंदर 20 असाइन किया है। तो यहाँ पे इंटीजर जो देख रहे हैं आप, ये ए जो है क्या है, एक वेरिएबल है, और इंटीजर डाटा टाइप है, और उसके अंदर मैंने एक इंटीजर 10 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इसको हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। तो अब क्या है कि हम फ्लोट में देखेंगे, नीचे अगर देखें एफ में, फ्लोट एक एफ नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर फ्लोट डाले और उसके अंदर उसका वैल्यू असाइन किए 20.8, क्योंकि ये क्या है, फ्लोट में डेसिमल वैल्यू असाइन होते हैं। कैरेक्टर में क्या होता है, तो हम कोई भी कैरेक्टर एक असाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जब कैरेक्टर असाइन करना हो तो हमको एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको असाइन करना होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल के अंदर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, एक डिजिट्स हो सकते हैं, एक अंडरस्कोर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इंटीजर, यहाँ पे क्या है, इंटीजर ए, इसके अंदर हमने क्या किया है, एक कोई भी अल्फाबेट ले लिया, ये क्या हमारा एक अल्फाबेट है। हम डिजिट्स भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया है A30, यहाँ पे क्या है, एक डिजिट है। उसके बाद मैंने एक लिया है अंडरस्कोर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीच में अंडरस्कोर ए और बी लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक मेथड है और एक रूल्स है, जो हम वेरिएबल को सिर्फ अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट के साथ डिजिट, या फिर हम उसको अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विद डिजिट। ये जो है डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, कभी भी वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, वो डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लिखना चाहे यहाँ पे इंट 2, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से नो वाइट स्पेस इज अलाउ विद इन द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को असाइन करते टाइम हम उसके बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे अगर हम लिखते हैं इंट ए स्पेस बी, तो ये भी क्या करेगा, ये भी अलाउ नहीं करेगा, ये भी हमारा अलाउ नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि कोई भी प्री डिफाइंड, या कह सकते हैं उसको रिजर्व वर्ड, जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होती है, उसको भी हम लोग एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। जैसे लॉन्ग, आप इंट लॉन्ग, लॉन्ग क्या है, हम एक डाटा टाइप है। ठीक है, हम उसको भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इट मीन्स कि ये जो हमको दिख रहा है, ये हमारे सही मेथड है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के, ये हमारे क्या है, रॉन्ग मेथड है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम्स एंड दिस इज अ इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी। हम लोग सी के अंदर कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। इन सारे वेरिएबल को हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके देखेंगे। एंड दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस सीरीज को, आप लोगों का प्यार और आपका विश्वास ही हमें मोटिवेट कर सकता है इस चीज़ को कंटिन्यू करने।